जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? ऑलराइट, वेरी गुड। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक, ग्रेट ग्रेट। अच्छा जी, तो गूगल क्लासरूम पे मैंने आपका मिड टर्म का सिलेबस वगैरह रख दिया है, तो बहुत ही आसान सा है वो। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस किताब के, जो कि इंतहाई आसान किताब है, इसके 3 चैप्टर्स हैं और एक रिसर्च पेपर मैंने आपको दिया है। वो रिसर्च पेपर भी जो है वो समझें आपके चैप्टर 3 की थोड़ी सी रीइटरेशन है, ठीक है? तो यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल क्लासरूम। आपके मिड टर्म में अभी कितना टाइम है? एनी आइडिया? किसी को पता है कि मिड टर्म में अभी कितना टाइम है? थ्री मोर क्लासेस, ओके। तो फिर नहीं, आई डोंट थिंक 3 मोर क्लासेस। अगर 3 मोर क्लासेस हैं तो फिर तो 5 चैप्टर आ जाएंगे। फिर मैंने तो ये सोच के रखा है कि भाई इसके बाद एक क्लास और होगी, और इसलिए मैंने ज्यादा चैप्टर्स नहीं दिए। राज साहब, देन वी नीड टू चेंज इट। अक्टूबर का मिड था मेरा ख्याल है ना। चलें, तो फिलहाल तो ये तो कर लीजिएगा। अच्छा, जो पेपर उसमें मैंने दिया है उसको जरा सा आप देख लीजिएगा। उसको आप लोग पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो रिसर्च पेपर मैंने गूगल क्लासरूम पे भी दिया है, हो सकता है हम एक चैप्टर ऐड करें मिड टर्म के लिए ऐड, तो वो 4 चैप्टर्स हो जाएंगे और वो रिसर्च पेपर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल है इस हवाले से? ओके, बाकी किसी और के जहन में कोई सवाल? फौरन कहा गया सर, दोबारा बता दें। जनाब कुछ भी नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब इसको, जो आपके मिड टर्म को क्या करें, मतलब उसको मिड टर्म के सिलेबस को क्या करें। तो अगर आपके जहन में कोई सजेशन है तो बताइए। सलमान साहब, आपसे कह रहा हूँ। एनी सजेशन? कोर्स कंटेंट कम दें? अच्छा, फिर क्या दें? हाँ, वो बिल्कुल कर देंगे। साबिर, बिल्कुल सही है ये बात। तो ऐसा करेंगे कि जो चीजें स्लाइड्स पे कवर हुई है ना, बस उन्हीं उन्हीं चीजों को आपने बुक से पढ़ना होगा, बस सिंपल एज दैट। क्यों सलमान साहब, कम क्यों कर दें? सलमान साहब कह रहे हैं सर कोर्स कम कर दें, हमसे इस उम्र में इतना पढ़ा नहीं जाता। स्टूडेंट शुड बी टॉकिंग लाइक दैट, वरना तो पता कैसे चलेगा, है ना? मैं भी जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ ऐसे ही बिल्कुल आई एक्ट लाइक दिस। ठीक है, चलो जी आगे बात शुरू कर लें। मैंने अपडेट कर दिया है वो जो लिंक था। ठीक है जी, तो उसको अब आप गूगल क्लासरूम को देखेंगे, उसमें आ रहा होगा फर्स्ट 5 चैप्टर्स। लेकिन 5 चैप्टर्स में से सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे कि अभी साबिर ने कहा कि जो स्लाइड्स पे डिस्कशन है उसको किताब में देखना है। ठीक है जी, कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस? कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स और एक रिसर्च पेपर आ रहा है मिड टर्म में, और जो चैप्टर से क्या देखना है, जो स्लाइड पे कवर हुआ है उसको जाके चैप्टर से देखना है। जो चीज स्लाइड पे नहीं है उसको एज सच देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन यू मे गेट इट अवे।
रिसर्च पेपर मैंने गूगल क्लासरूम पे रख दिया सितवत, वो वहां से आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो वर्चुअलाइजेशन से मुतालिक। एक आसान सा पेपर लगा मुझे, उसकी लैंग्वेज भी आसान लग रही थी, तो मैंने कहा आप लोग कर लेंगे। अच्छा जी, हमजा का सवाल ये है कि 5 चैप्टर हम कर लेंगे मिड टर्म से पहले, तो अगर नहीं भी किए तो कुछ तो एक आध सवाल तो ऐसा होना चाहिए ना हमजा जो आप खुद पढ़ के कर रहे हो, क्या ख्याल है? और यहाँ मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जो जानते ही हैं, फाइनल में तो बहुत कम से कम ऐसे 1-2 चैप्टर्स आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए नहीं होंगे। भाई ए ग्रेडर को अलग करना होता है ना B+ वालों से यार, उसी तरह पता चलता है। ये बात जबरदस्त हमजा, कीप इट अप, तो ऐसी बात ही नहीं है। चलिए जी शुरू कर लें। अच्छा आज CR साहब मौजूद हैं यार, CR साहब ने बड़ा दुख दिया हुआ मुझे। साद यू आर हियर? पता नहीं यार CR साहब हैं कि नहीं है, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि ग्रुप्स बन गए आप लोगों के, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को कुछ टाइम अगर बच गया तो मैं आपको वो एक डेमो देना चाहता हूँ जिससे क्या हो सके, जिससे हम वो कर सकें, यू नो, जो आपका प्रोजेक्ट है उस हवाले से गुफ्तगू चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक SLR पढ़ के दिखा दूं ना, ताकि आप उसी तरह कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ पहले हम ऑफ कोर्स SLR असाइन होना इज वन थिंग, SLR आपको पढ़ना कैसे है, SLR होता क्या है, उसमें क्या चीज की जाती है, दैट ऑल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो अगर आप लोगों का ग्रुप का एक पेपर बन गया है तो वो मुझे प्लीज शेयर करा दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से हम कंटेंट्स को देख लें। आप लोगों की कोई स्पेसिफिक ख्वाहिश हो ना कि जी हम इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी ग्रुप के नाम के आगे लिख दीजिएगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि इंसान वो काम करे जिसमें उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो वो भी आप एक पेपर फॉर्म कर लें। और फाइनली CR साहब इज हियर। CR साहब आप ऐसा कीजिए कि वो जो ग्रुप का पर्चा है जिसमें तमाम ग्रुप नंबर्स और नाम मौजूद हैं लोगों के, उसमें आगे उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दें कि जी हम इस एरिया में सर्वे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। ताकि हमारा मकसद तो इस कोर्स में ये है ना कि SLR पढ़ना आ जाए लोगों को, SLR से इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि ये तो आगे हर जगह PhD करेंगे, कहीं भी जाएंगे, ये अब यही यूज होगा, तो पढ़ना आ जाए। अब वो पढ़ना जो आ जाए वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के किसी भी एरिया में उनका इंटरेस्ट हो उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ आई एक्सपेक्ट एन ईमेल फ्रॉम यू बाय द एंड टुडे जिसमें ग्रुप के नाम हो और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट साथ साथ हो, ठीक है। ये अब तक हो जाना चाहिए था, ओके। हम कोशिश करेंगे कि आज कुछ वक्त निकाल लें। वैसे तो आज मुझे कुछ कोई मसरूफियत है मेरी, तो आई नीड टू क्लोज एट 5:15, तो देख लेते हैं अगर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आज मैं पूरा 3rd चैप्टर कराने का इरादा नहीं रखता हूँ, आई कवर इट हाफ, और फिर हम उसकी कोशिश करेंगे कि SLR की भी डिस्कशन 15-20 मिनट में आज ही कर लें। ऑलराइट पीपल, नोटेड, सबको ये स्लाइड नजर आ रही है? राइट, थैंक यू हमजा साहब। चले जी, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन एंड क्लस्टर्स एंड डेटा सेंटर्स, ठीक है जी। अब जो हमारी गुफ्तगू है वो ऑफ कोर्स अब इस तरफ बढ़ रही है कि लास्ट जो लॉजिकल एक्सटेंशन है वो यही है कि जी वर्चुअलाइजेशन के जरिए बेसिकली वर्चुअलाइजेशन को बिल्कुल कोई बुकिश बात नहीं, लेकिन बिल्कुल इसमें देखा जाए एफिशिएंसी, वर्चुअलाइजेशन इज टू अचीव एफिशिएंसी। अब एफिशिएंट कौन होता है भाई? एफिशिएंट वो होता है जो मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर लेता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी भाई उसी की वजह इज अ वेरी एफिशिएंट चैप। व्हाट डज इट मीन? ये भाई ये इसके आउटपुट्स आर अमेजिंग एज कंपेयर्ड कि जो भी गिवन रिसोर्सेज। तो गिवन रिसोर्सेज में किसी काम को किस हद तक उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज फैशन में यूज करने का नाम एफिशिएंसी है। और वर्चुअलाइजेशन इनेबल्स us to use the available computing resources in the
बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है जी। अब ये जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ये हार्डवेयर भी हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच तो वर्चुअलाइजेशन मुख्तलिफ लेवल पे हो जाएगी। और उसका जो सबसे कमाल बात है कि वो एफिशिएंसी का किसी को पता भी नहीं चलना, क्योंकि इट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू द एंड यूजर। तो एंड यूजर को पता भी नहीं चला और आपने अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज भी कर लिया। कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस प्लीज? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें है ना कोई ऐसी रॉकेट साइंस की तो बात ही नहीं हुई। साबिर मेमन, वो ये रिपीट क्यों लिख दे दो यार, तुम सवाल पूछा करो। रिपीट तो मैं नहीं कर सकता, आई डोंट नो मैंने क्या बोला है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उसका जो क्रक्स था वो ये था कि हम ये कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को, जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, उनको एफिशिएंटली यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उस एफिशिएंसी को अचीव करने का नाम ये है कि आप बेहतर आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें उन अवेलेबल रिसोर्सेज में। अब ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये हार्डवेयर हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और उसको हम उससे ज्यादा बेहतर आउटपुट यूज कर लें। और फिर तीसरी बात ये कि जो एंड यूजर है उसको पता भी ना चले कि एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन उसको दे दी जाए, जिससे उसे ये भी ना पता चले कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हो रहा है, या उसको जो सर्विस दी जा रही है वो कहाँ से मिल रही है, कहाँ से नहीं मिल रही, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि उसको कोई इशू भी ना हो। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। सही है। और इसी का नाम वर्चुअलाइजेशन। तो हमने बस इतनी ही बात की थी साबिर, ठीक है? अब क्लियर है? थैंक यू। अच्छा जी, अब शुरू में तो मतलब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। एक वर्चुअल मशीन इज वन, ये तो मतलब हम ऐसा की अम्ब्रेला गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें से एक हिस्सा वर्चुअल मशीन है सर। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो जब से कंप्यूटर बने उस वक्त, उसके फौरन बाद से यूज हो गया होगा ना। ये तो ये एक लकड़ी का दरख्त काट के उससे कितनी ज्यादा तरीके से आग जलाई जा सकती होगी, ये इंसान ने, ये सवाल तो हमेशा से इंसान के जहन में है ना, कि अपनी मैं रिसोर्स को किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं। तो जब कंप्यूटर बने तो उसी वक्त ये सवाल जहन में आया, और मतलब इट कैन डेट्स बैक टू 1960s, जब हमने क्या कर लिया, वर्चुअलाइजेशन की होगी। वर्चुअलाइजेशन फिर वही बात है कि नाम पे मत जाइए। हम डेटा सेंटर की बात भी नहीं कर रहे, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को हम ऐसे यूज कर सकें कि उसकी आउटपुट बढ़ सके, ताकि हम ये कह सकें कि वो फुली एफिशिएंटली यूज हो रही है, यानी कि जो मैक्सिमम आउटपुट है वो हम ड्रॉप कर पा रहे हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि जब इंसान ने पहली दरख्त काटा होगा और उसके टुकड़े करके उसने सोचा होगा ये कितने दिन आग जलाएगा, तो अगर वो 20 दिन जले होंगे तो उसने सोचा होगा कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि यही लकड़ियां 30 दिन जल जाती, लाइक दैट, है ना। तो बिल्कुल जैसे ही कंप्यूटर बना उसी वक्त हमने ये सोचा होगा, अच्छा यार इस हार्ड डिस्क को कैसे मजीद बेहतर यूज करना है, या इस प्रोसेसर को मजीद बेहतर कैसे यूज करना है, या ये जो कंप्यूटिंग साइकिल्स हैं इनसे मैं बेहतर आउटपुट, ज्यादा कोड की एग्जीक्यूशन कैसे करा दूं। तो इसकी मिसालें हमें 1960 वगैरह में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। IBM वाज वर्किंग एट दैट टाइम, ठीक है जी। अब यहाँ वर्चुअलाइजेशन में जो आज की वर्चुअलाइजेशन है, तो उसमें एफिशिएंसी तो इज वन थिंग, लेकिन उसमें जो कमाल है वो है ट्रांसपेरेंसी का। उससे पहले शायद ट्रांसपेरेंसी पे इतनी बात नहीं होती, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का कमाल क्यों आया? इसलिए आया कि जब हमने क्लाउड्स और ग्रिड्स और क्लस्टर्स की बातें शुरू कर दी और इन सबको एक दीवार के पीछे कैद कर दिया और यूजर को वन विंडो ऑपरेशन देने लगे, तो फिर तो हमने कहा भाई ये तो यूं है ना कि आप तो कोई रेस्टोरेंट में आके बैठेगा नहीं, ठीक है। तो बाहर खड़ा हुआ जो लोग हैं उनको कोई भी टेबल नंबर असाइन कर दो, उन्हें क्या जा रहा है, अंदर चाहे तुम्हारे पास 18 टेबल हो, लेकिन तुम टेबल नंबर 28 भी असाइन कर सकते हो किसी को, अनलेस दैट पर्सन इजंट वॉकिंग इन, ठीक है। तो जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ ऐसे।
तो if the person isn't walking in, तो तुम टेबल नंबर 28 असाइन कर दो, 858 असाइन कर दो, 5624 असाइन कर दो, while you have just 10 big tables. लेकिन you'll be able to facilitate if you are able to facilitate the user in a form that he or she is unable to find it, तो बात बन जाएगी ना. तो बिल्कुल इसीलिए ये लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आपको मिल रही है. ट्रांसपेरेंसी तो ये है कि जो आपको दिख रहा है वो हो रहा है, ठीक है जी. ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये होता है कि जो यूजर कैन सी थ्रू इट, हाँ जी यही हो रहा है. लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज कि आपको ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लीजिए, दैट इज लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है असिस्टेंट साहब. तो खास तौर पे फिर जैसे ही आपने ये क्लाउड सर्विसेज देना शुरू की तो आपने कहा फेयर इनफ, अब तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे पास 5000 टेबलें, बोलने में क्या जा रहा है भाई. मुझे कौन सा एक वक्त में 5000 मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे, मेरे पास तो एक वक्त में आएंगे 10, तो मेरे पास 15 18 20 टेबलें हैं, मैं उनमें से काम चला ही लूंगा. तो जब तक मैं अपनी रिसोर्स को अवेलेबल कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाता रहूंगा, तो इस बात को क्लेम करने से मुझे कौन रोक रहा है कि मेरे पास 5000 टेबलें. ठीक है जी. तो बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया, ठीक है ना. दिस इज द बिजनेस मॉडल फॉर द डेटा सेंटर्स एंड ऑटोमेशन. और फिर आप पीछे क्लस्टर लगाओ कि ग्रिड लगाओ या क्या लगाओ क्या नहीं लगाओ, बेसिकली आपने उसको देना क्या है, आपने उसको एक वन विंडो ऑपरेशन के जरिए ऐड करना है. तो जाहिर है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज चाहिए. तो फिर उन चीजों पे ये चैप्टर गुफ्तगू करता है कि जनाब आप कितनी तरह से एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किस किस लेयर पे आप वर्चुअलाइजेशन करेंगे, तो आपको कैसे कैसे करना पड़ेगी उसके, और उसकी सारी तफसील जो है वो आज के लेक्चर का हिस्सा है. ठीक है जी. तो आज के और अगली क्लास के लेक्चर से जब हम शुरू होंगे तो हमें क्या पता चल चुका होगा, हमें ये पता चल चुका होगा कि भाई सर्वर्स को कैसे कंसोलिडेट करते हैं डेटा सेंटर के अंदर. ठीक है. रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होती है, डी प्रोविजनिंग क्या होती है, मतलब कि जो भी हार्डवेयर रिसोर्स चले, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, मैं अगर सिंपल बात करूं स्टोरेज की, तो जो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं और जो बिल्कुल सीधी सी बात कर लेते हैं, एक हार्ड डिस्क है या 4 हार्ड डिस्क हैं, उनके पार्टीशंस को मैं कैसे प्रोविजंस या डी प्रोविजंस करूं. प्रोविजनिंग डी प्रोविजनिंग मींस कि उनको पर्टिकुलर कस्टमर को एलोकेट या डी एलोकेट कर लूं. और फिर क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम डेटा सेंटर्स को कैसे वर्चुअलाइज कर सकते हैं. वर्चुअलाइज का मतलब वही है कि मैं जो एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर, कंप्यूटिंग साइकिल्स, मेमोरी, हार्ड डिस्क स्पेस जो अवेलेबल है, उसको मैं एक वर्चुअल का मतलब एक ग्रुप करके उसको किसी पर्टिकुलर यूजर को असाइन करूँ और उससे फिर वापस ले सकूं, और ये सब के दरमियान ट्रस्ट भी मैनेज हो जाए. तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर जो आज की और अगली क्लास में कवर होनी है. तो टू स्टार्ट विद एक ट्रेडिशनल हमारा कंप्यूटर होता था. ठीक है जी. उसमें बहुत सारा हार्डवेयर होता था और वो सारे हार्डवेयर के ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते थे. और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए जरूरी होता था क्योंकि उससे ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे. ठीक है. और जब वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे तो उनको कोई ऐसी चीज चाहिए थी, कोई ऐसी जुबान बोलने वाला आदमी चाहिए था जो हार्डवेयर तक उनकी बात को पहुंचा सके और हार्डवेयर से उनके मतलब का काम करवा सके. तो इस काम को करवाने के लिए ऑफ कोर्स उनको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज लाइक एक फ्रेंच और एक जर्मन बोलने वाले के दरमियान एक इंटरप्रेटर का काम करता था जो फ्रेंच भी बोल सकता था और जर्मन भी बोल सकता था. तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बोलता था करने को, वो उसको समझ के हार्डवेयर से अपनी जुबान में बात करके वो काम करवा लेता था. तो दैट वाज आवर ट्रेडिशनल कंप्यूटर. वर्चुअलाइजेशन के बाद क्या हुआ जनाब के अभी भी वैसा ही है, हार्डवेयर मौजूद है. अच्छा आगे बात चलेगी तो वर्चुअलाइजेशन मुख्तलिफ तरह से हो सकती है, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल एक बेसिक बात कर रहे हैं कि समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है. ऐसा स्लाइड के बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. तो वर्चुअलाइजेशन की लेयर, उसको वो चाहे आप उसे हाइपरवाइजर बोल दें या आप उसे वर्चुअल मशीन मॉनिटर बोल दें, VMM जिसे हम बोलते हैं, तो वो तो हो गई. लेकिन उसमें करना क्या हुआ, उसमें करना ये हुआ जनाब कि हम
एक ही रिसोर्स, एक ही हार्डवेयर रिसोर्स के मुख्तलिफ शक्लें, एक ही हार्डवेयर रिसोर्स की मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ फ्लेवर्स बना के अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। और वो जो कस्टमर है जब वो उसको यूज करना शुरू करेगा, कस्टमर मीन्स हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इवेंचुअली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़ाहिर है कोई बंदा यूज कर रहा होगा, तो उस बंदे के लिए, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए वी विल हैव अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ हियर कम्स द कैच। वो कैच ये है कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लगेगा ऐसा कि वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हार्डवेयर से बात कर रहा है, जिस तरह ट्रेडिशनल मशीन में बराबर वाली डायग्राम में हो रहा है। लेकिन एक्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से बात करने की बजाय उसको इमुलेट करेगा हाइपरवाइजर के मैं हार्डवेयर हूँ, उससे बात कर, और उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो हार्डवेयर से बात कर रहा है, जबकि वो वीएम इमुलेट कर रहा होगा। जब इमुलेट करेगा वीएम तो उससे वो बात करेगा, अब उसकी ख्वाहिशात की लिस्ट बना के वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एक्चुअल हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है उसको अपनी जुबान में बोलेगा, एंड दैट्स ऑल गेट्स थिंग्स डन। ठीक है, अब इसका फायदा ये हुआ कि यू कैन हैव अ नंबर ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, शायद एक कंटेनर के अंदर एक जैसे होमोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, लेकिन अदरवाइज वी ऑल नो कि हम सब ही ऑलमोस्ट वीएमवेयर के जरिए अपनी विंडोज की मशीन पे उबंटू यूज करते रहे हैं, या लाइनक्स की मशीन पे कुछ ना कुछ C# वगैरह के लिए विंडोज यूज करते रहे। ठीक है जी, तो ये है वो बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब सवाल क्या था ऐसे ना आपका कि प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग तो ऑफ कोर्स प्रोविजनिंग है, आईओ की प्रोविजनिंग सबसे मुश्किल होती है। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल की जा सकती है। मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं आप। देखिए जी, मिडलवेयर तो मिडलवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे दो हैं, एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो होस्ट का है और एक को हम गेस्ट कहते हैं। गेस्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्चुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेगा, और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो एक्चुअल हार्डवेयर से कनेक्ट करेगा। अब बीच में क्या हो रहा है, उसमें काफी सारी इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं। नहीं, थोड़ी सी अलग बात है, जो मैं कह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा अलग है कि मिडलवेयर अगर बोल देंगे, मेरे लिए यहाँ पे मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मेरे लिए यहाँ पे हाइपरवाइजर मिडलवेयर है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से पढ़ लें, हमने अभी ये गुफ्तगू कर ही ली है। और ये स्लाइड पढ़ के 1 प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे यकीन हो जाएगा आपने पढ़ लिया। अच्छा, मैं उस पर देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि आप पहले ही स्लाइड पढ़ लें फिर हम बात करते हैं। हाँ, इट्स वेरी सिंपल, आई एम श्योर कि इसमें कुछ नहीं है। अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू है, देखे जैसे हमने यहाँ कहा वर्चुअलाइजेशन लेयर इज द मिडल लेयर बिटवीन द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड वर्चुअल मशीन। ठीक है जी, यस आई अंडरस्टैंड। अच्छा भाई, ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे इन्होंने साहब ने एक फॉर्म आई थिंक डाल दिया है कि भाई इसको फिल कर दें हर ग्रुप वाला, तो फटाफट आज की क्लास खत्म होने से पहले फिल कर दें। साहब पूछ रहे हैं भाई मुझे रिसर्च का इंटरेस्ट का आइडिया नहीं है, तो अगर आपके रिसर्च इंटरेस्ट अगर हमें आपको बताने हैं तो हम बता देंगे, आप उसे खाली छोड़ दें, आपका ग्रुप खाली छोड़ दें, हम अपनी मर्जी का कुछ असाइन कर देंगे। हमारा मकसद ये है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद कितने लोगों को क्लियर है यार, पहले ये बात करते हैं। ग्रुप लिंक इज ऑन दी व्हाट्सएप, सलमान साहब यू शुड बी ऑन दी व्हाट्सएप बाय नाउ। चलें जी, साथ प्लीज लुक इनटू इट, जो लोग सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे हों। अच्छा जी, क्लास आपको क्लियर है इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। People, can you hear me?
चले कम से कम आवाज तो आ रही, ठीक है। देखिए जी, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि चूंकि ये जो है हमारा कोर्स ब्रेथ वाइज कोर्स है ना, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के तमाम एरियाज को स्केच करते जा रहे हैं। तो हम शायद 15-14 क्लासों में कोई 7 डिफरेंट एरियाज को स्केच करेंगे। अब उन 7 डिफरेंट एरियाज में इन डेप्थ क्या हो रहा है, ये वो 7 ग्रुप्स हैं जो उन एरियाज को इन डेप्थ पढ़ के अपनी प्रेजेंटेशन में बताएंगे, ताकि जब ये क्लास खत्म हो तो ना सिर्फ ब्रेथ वाइज कवरेज हो सकी हो तमाम एरियाज की, बल्कि 3-3 एसएलआर या 5 एसएलआर पढ़ के हर ग्रुप ने अपने कम से कम एक एरिया के मुतालिक पता हो कि इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है उस फील्ड का, और वो उस क्लास को बता चुका हो। और चूंकि वो इस तरह आपकी ब्रेथ और डेप्थ कवरेज दोनों हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है? ओके, तो प्लीज इसको जरा सा सीरियसली ले लीजिए। थैंक यू। चले जी, अच्छा जी, अब यूजर व्यू ऑफ वर्चुअलाइजेशन, इस पे अभी हमने बात की थी ना भाई कि वो ट्रांसपेरेंसी है या एब्स्ट्रैक्शन है, तो वो 100% एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। यूजर के लिए क्या है भाई, आपको कोई भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, ऊपर जो भी आप मतलब यू कैन पुट ऑल द शाइनी स्टफ, तो 5 या 7 ग्रुप्स के नाम क्या बता दूं भाई, ये जो है एक क्लस्टर का एरिया हो गया, एक ग्रिड हो गया, एक क्लाउड हो गया, एक आईओटी हो गया, उसके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, फिर क्लाउड के अंदर बहुत सारी चीजें, इंटर क्लाउड कम्युनिकेशन है। इस तरह से हम उन 5-7 एरियाज को कवर करेंगे। रिसर्च टॉपिक नहीं चूज करना है, यू नीड नॉट टू कम अप विद अ रिसर्च टॉपिक, यू जस्ट नीड टू से ओके इस वक्त क्लाउड और आईओटी क्या कर रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ, इस वक्त क्लाउड और सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं मैं ये देख लेता हूँ, इस वक्त रिसोर्स एलोकेशन ग्रिड्स में कैसे हो रही है मैं ये देख लेता हूँ, अच्छा जी ट्रस्ट के क्या इश्यूज आ रहे हैं इंटर क्लाउड में मैं ये देख लेता हूँ, इस तरह के टॉपिक्स यू नो। अच्छा जी, डेटा साइंस का क्या रोल चल रहा है क्लाउड के साथ वो देख लेता हूँ। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटेड एआई आजकल बड़े फैशन में है, वो क्या कर रही है ये देख लेता हूँ। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? आई नीड वन फॉर दिस, जिसको ये समझ आ गया है कि करना क्या है। 4-5 सलमान अभी पीपीटी को छोड़ दो यार, व्हाट्सएप ग्रुप में तुम शामिल नहीं हुए, पूछो पीपीटी बनानी है। चलो जी, बात आगे बढ़ा रहे हैं, कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यूजर व्यू जो है, जो अपर साइड ऑफ द पिक्चर है, द फर्स्ट अपर पोर्शन ऑफ द पिक्चर ऑन द स्लाइड, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई यू पुट ऑल द शाइनी स्टफ हियर ना, द थिंग्स दैट ग्लिटर, ये ग्लास टावर टाइप ऑफ चीजें सब नजर आएंगी, ठीक है। यूजर्स को फैंसी एप्लीकेशंस, डैशबोर्ड्स फैंसी किस्म के, और इसी किस्म की बहुत खूबसूरत अच्छी चीजें, जबकि फिजिकल व्यू वुड बी हार्डकोर, वो ना ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, वो वाली चीज जिसमें हमारे यहाँ ग्रे स्ट्रक्चर क्या होता है 3 चीजें, नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, दैट मेक्स आवर ग्रे स्ट्रक्चर फॉर द आईटी एस्टेब्लिशमेंट। बाकी तो वो फैंसी स्टफ है, वो उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो इसे सिंपल डायग्राम। अच्छा जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो 5 एब्स्ट्रैक्शंस के लेवल हैं वर्चुअलाइजेशन में, वो कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हार्डवेयर एंड रीचिंग टिल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इस किताब में भी और काफी दूसरी जगहों पे भी ये 5 एब्स्ट्रैक्शन के लेवल तय किए गए, ठीक है। इसमें सबसे पहला है जो लोअर मोस्ट है, वो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये बिल्कुल नीचे होता है, और इनमें हर जगह पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ये अचीव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब की तफसील में अभी हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज 1, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल इज 2, फिर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल
3, library level 4 and application level 5. अब अगर ऊपर से देखना शुरू करें तो ये तीन चीजें तो हमें समझ आती हैं। मतलब हम जो, अगर किसी ने वर्चुअलाइजेशन नहीं पढ़ी हो और वो कंप्यूटर साइंस का आदमी हो, तो जब आप उससे बोले वर्चुअलाइजेशन और जितना हमने अभी बात की उतना उसको बताएं, तो उसके जहन में जो खाका बनता है वो इस वर्चुअलाइजेशन का बनता है। इसीलिए मैंने वो 2 लेयर्स दूसरी स्लाइड पर रखी है। हाँ यार, ऐसा होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक मिडिलवेयर चल जाएगा और वो मिडिलवेयर एक पूरा कंटेनर होगा। उस मिडिलवेयर के अंदर इंसान अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देगा और अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल देगा और इस तरह बात बन जाएगी। तो इस तरह उर्फ आम में वर्चुअलाइजेशन या वीएमवेयर क्या करेगा भाई, विंडोज की मशीन पे लाइनक्स चला देगा, है ना भाई। तो ये इतनी वर्चुअलाइजेशन तो हम सबको समझ भी आती है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जाहिर है। ठीक है, तो ठीक है भाई, वर्चुअल मशीन बन जाएगी। और लाइब्रेरीज क्यों चाहिए होंगी? लाइब्रेरी इसलिए चाहिए होती है बाज़ दफा कि वो जो डायरेक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स होती हैं वो बड़ा टाइम ले रही होती हैं, तो एपीआईज डायरेक्टली इंटरफेस कर जाती हैं। तो इस वजह से आप लाइब्रेरी का लेवल अलग है और एप्लीकेशन का लेवल अलग है, इसमें तो हम अभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो बड़ा लेवल है ना, जो हिडन, मोर हिडन लेवल है, वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है और वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है जी, तो पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की। जरा पढ़िए, बताइए क्या समझ आता है। ठीक है, इमुलेशन हो जाएगी, फिर क्या करेगा? असल में ये है कि आपका जो बिट वाइज पे बाइनरी इनकोडिंग है ना यहाँ पे, ठीक है जी। तो बाइनरी इनकोडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको अगर बाइनरी कोड मिल जाए तो फिर तो आप किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन सेट पे चला दोगे ना। तो आपको थोड़े से चेंजेस के साथ चलाना होगा, यानी कि 32 बिट का है तो 64 बिट पे, 64 बिट पे चला सकते हैं आप, अगर आपको कोड्स मिल जाए थोड़ी सी चेंजेस के साथ। और इसी तरह एक डिफरेंट रन टाइम का है, तो वंस यू हैव द बाइट कोड, यू हैव द बाइट कोड, फिर तो आर्किटेक्चर इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शन सेट नीचे चल रहा है उससे इंडिपेंडेंसी तो पूरी तो शायद ना मिले, बात जगह तो पूरी मिल जाएगी, लेकिन अगर 32 बिट को 64 बिट पे चलाने की बात है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेंगे, जाहिर है ना। तो उसमें तो इंस्ट्रक्शन सेट का जो यूनिट होगा वो 32 बिट का जा रहा होगा, जबकि आप वैसे 16 बिट पे 32 बिट पे चला रहे तब 64 बिट की इंस्ट्रक्शन जाएगी, तो वो तो आपको चेंज जरा बहुत करना ही होगा, अदरवाइज वो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इट वुड बी वेरी स्लो, क्योंकि आपको बाइनरी लेवल पे इनकोडिंग करना होगी। कंप्लीट इंटरप्रेटर चलेगा जो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा ओल्ड या लेगेसी कोड को एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि करंट इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर चला सके। ये बात समझ में आ रही? और ये तो आप लोग कर भी रहे होते हैं, जो भी लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं। तो आजकल तो आप बोलते हैं ना भाई, ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो किसी भी आईफोन पे भी चल जाए, नेटिव पे भी चल जाए, ऐसा बोलते हैं ना। ये मेन की बात हो रही सर, लेवल पे आएंगे, वीएम पे से इसके बाद आएंगे जी। वकार, ठीक है जी। तो अब बात क्या हो रही कि जनाब मुश्किल क्या आएगी? तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आपको एक सोर्स इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में आपको बहुत सारी टारगेट इंस्ट्रक्शन रखना हो, जो कि खासा स्लो कर देगा, ये बात हम कह चुके हैं। ठीक है जी, इससे आगे आते हैं तो आप ये हार्डवेयर का एब्स्ट्रैक्शन लेवल है। यहाँ पे आपका वीएमवेयर आएगा, वो क्या काम करेगा ये देखिए, जरा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आप वर्चुअलाइज कर सकते हैं अगर ये डायरेक्ट आपका हाइपरवाइजर। अच्छा, इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे हार्डवेयर
और हाइपरवाइजर तो क्लियर है ना आपको, मतलब इट्स अ फैंसी नेम, लेकिन आप बस यूं समझें कि जो वर्चुअलाइजेशन का मिडलवेयर है हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो आप देखें यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। यहाँ ये कह रहे हैं कि हम जो हमारा वर्चुअलाइजेशन का मिडलवेयर है हम उसको डायरेक्टली चला देंगे हार्डवेयर पे। अब चूंकि हार्डवेयर तो बहुत तरह का होता है, मतलब देयर मे बी IO, देयर मे बी CPU, देयर मे बी मेमोरी, प्रोसेसर। तो ये इतना इनेबल्ड किस्म का मिडलवेयर है कि ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, हार्डवेयर से इंटरैक्ट करके काम करवा रहा है, ठीक है। और चूंकि वो काम करवा रहा है तो फिर सोचें क्या होगा, खास काम बात होगी। तो वो जो हमने डायग्राम देखी थी ना पीछे जी, जो आप यूं समझें कि ये वर्चुअल लेयर, ये मिडलवेयर ये डायरेक्टली हार्डवेयर पे भी आ सकता है। तब ये डायरेक्ट हार्डवेयर पे आएगा तो ये जो होस्ट OS है ना, इसकी नीड खत्म होती है, क्योंकि अब ये डायरेक्टली रन कर रहा है किस पे, हार्डवेयर पे। तो उसका फायदा क्या होगा, वो जितने इंस्टेंस क्रिएट करेगा मिडलवेयर उतने यूजर्स हार्डवेयर को डायरेक्ट यूज कर पाएंगे एक ही वक्त में, ठीक है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपका मिडलवेयर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर तरह के हार्डवेयर को हैंडल कर सके। तो ऑलमोस्ट यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर मिडलवेयर। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। कितना को ये बात समझ में आती है? यार 1 आने में भी मुश्किल होती है तुम लोगों से। यहाँ पे अगला आदमी बात किए जा रहा है, वहां से अगर 1 भी ना आए तो क्या फायदा। आप भाई इस बात के बाद आना शुरू हुए यार, चले यार 1 प्रेस कर ही दें सर, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चले यार। Okay, let's move ahead. अब हमारी जो गुफ्तगू है वो आ गई है, ये वो लेवल है जो हम सबको समझ आता है ना वर्चुअलाइजेशन का, जिस जो ऑब्वियस लेवल है कि जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक मिडलवेयर चला दो जो क्या कर सके, सर्टेन इंस्ट्रक्शन सेट्स को खुद हैंडल करे, सर्टेन इंस्ट्रक्शन सेट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल करा ले, और हर VM के अंदर अपना कंटेनर हो जिसमें वो काम कर सके। तो ऐसा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है जी, एक सवाल बताइए कि शॉर्ट कमिंग का जो पहला पॉइंट है वो किसी ने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, यानी कि करके देखा है कि ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए ना, इट्स ए ह्यूज लिमिटेशन, इट्स ए ह्यूज लिमिटेशन कि ये कहा जाए कि जितने भी VMs होंगे वो उनका जो गेस्ट OS होगा वो एक ही तरह का होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है। ये पेपर का सवाल हो सकता है, आप लोग जानना चाहते हैं ना पेपर में कैसे सवाल आएंगे, ये सवाल हो सकता है पेपर में, या आपके ख्याल में ये रिक्वायरमेंट क्यों है? ये तो बहुत सीधा सा पॉइंट है बिलाल साहब
इसमें तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जनाब जितने भी वीएम आप होस्ट लेवल पे डिप्लॉय करेंगे उनके गेस्ट ओएस सेम होंगे। जी जी जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि दिस वॉज अ लिमिटेशन। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आज ये लिमिटेशन है, क्योंकि हम तो ये कर ही इसीलिए रहे हैं कि भाई मैं एक कंटेनर पे डाल दूं कोई और सन डाल दूं, दूसरे पे मैं उबंटू के कोई वर्जन डाल दूं, तीसरे पे मैं रेड हेड का कोई वर्जन डाल दूं। व्हाट्स द बिग डील? ये तो सभी ने करके देखा हुआ है, ठीक है। बल्कि ये देखें, अभी मैंने चैट पे मेरी नजर पड़ी तो यस, तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही दे आर एक्सपीरियंसिंग इट, ठीक है जी। तो बिलाल साहब भी कह रहे हैं और हमजा भी कह रहे हैं, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को आप गिव अवे कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ओएस हो गया और इसके ऊपर हमारा ओएस की वर्चुअलाइजेशन लेयर हो गई जो अपने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैरी करे, ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं ओएस से ऊपर, एप्लीकेशन लेयर से हम नीचे हैं और ओएस लेयर से ऊपर हैं, जिसको हम वो वाला लेवल कह रहे हैं कि जहाँ पे रन टाइम वगैरह हम एपीआई वगैरह दे देते हैं ना, जिनसे हम डायरेक्ट सिस्टम कॉल जनरेट हो जाए, उसकी बात हो रही है, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको वर्चुअलाइजेशन करनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही एप्लीकेशन लेयर से नीचे ही काम हो रहा होगा। और एप्लीकेशन लेयर से नीचे ही काम इस तरह से हो रहा होगा कि आपको सपोर्ट मिल रही होगी मुख्तलिफ एपीआईज की, जिनसे आप डायरेक्टली सिस्टम कॉल जनरेट करवा रहे होंगे और आप एक लंबे लूप को खत्म कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है ये क्लासिकल उसकी एग्जांपल है, जिसमें ये दिखाया है कि कूडा जो है द फेमस आर्किटेक्चर फॉर रनिंग द जीपीयूज, तो वो किस तरह इस चीज को हैंडल कर रहा है, ठीक है जी। अब अगर आप इसको बगौर देखें तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहे हैं, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है और एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें कि जो वर्चुअलाइजेशन वाली साइड है गेस्ट ओएस वाली, उसमें आपको कूडा के 3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। एक उसकी लाइब्रेरी का कंपोनेंट है जिसमें वर्चुअल जीपीयू भी उसके साथ मौजूद है, ठीक है, जो कि एक्चुअली एक क्लाइंट है, ठीक है जी। और ये क्लाइंट किससे कम्युनिकेट कर रहा है? ये होस्ट ओएस के जो कूडा का एक वहां पे एक स्टेप बोलते हैं कि स्मॉल सॉफ्टवेयर रूटीन जो चल रहा होता है वहां पे, जो कि एक्ट करेगा एज ए सर्वर, उससे कनेक्ट करेगा। और जो कूडा की लाइब्रेरीज हैं वो आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, वो रिजाइड कर रही हैं गेस्ट ओएस में, ठीक है जी। तो और वो एज ए जो ये आपका होस्ट ओएस है उसको बाईपास कर देंगी और वो डायरेक्टली लिंक कर देगा। तो अगर आप इसको देखें तो ये इस जगह पे आप देखें कि ये जो कूडा का स्टब है जो कि एज ए सर्वर यूज कर रहा है, वो इस चीज को बाईपास करवा रहा है, ठीक है, कूडा की एक्चुअल लाइब्रेरी डिवाइस ड्राइवर को, और वो इस लाइब्रेरी से एक्ट करवाते हुए अपनी एप्लीकेशन को रन करवा रहा है। तो यू थ्रू दिस setup you can run various functionalities, ठीक है जी। अब वो फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है? इट कैन बी 3-4। इससे आपको 3 फायदे मिल जाएंगे, ठीक है जी। जो ये वर्चुअली जीपीयू यूज करने के ना 3 फायदे, व्हाट इट कैन बी, सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्शन मिल गई जीपीयू के स्ट्रक्चर की, और आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के भी जीपीयूज लगा दें, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो, लेकिन एप्लीकेशन के लिए उसको एक यूनिफॉर्म व्यू ही मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन पुट जी जी जीपीयूज की बात हो रही है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जी जी।
तो एक वर्चुअल जीपीयू का फायदा क्या बनेगा कि आपका आर्किटेक्चर सेम ना हो तो इट कैन स्टिल वर्क, ठीक है जी। फिर उस जीपीयू का अंडरलाइंग आर्किटेक्चर कैसा हो, वो वर्चुअल एड्रेसेस को कैसे यूज करेगा, वो सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट हाइड हो जाएंगी। और जो कूडा की लाइब्रेरी है जो एज ए क्लाइंट यूज कर रही एक्ट कर रही है स्टेप के लिए, वो अपने आप को अपडेट करती रहेगी। हर वर्चुअल जो कूडा जीपीयू होगा गेस्ट ओएस, वो उसको एक फ्रेमवर्क दिखाता रहेगा और उसमें आप अपने अपने रूटीन्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं। यानी आप ये इवन फिक्स कर सकते हैं कि ये XYZ इंस्ट्रक्शंस के लिए ये वाला जीपीयू चलेगा और ये ABC इंस्ट्रक्शन के लिए ये वाला जीपीयू चलेगा, और उसी हिसाब से आप अपनी मेमोरी को बेहतर कर लें, उसी हिसाब से आप अपने प्रोसेसिंग साइकिल्स को अपडेट कर दें कि यहाँ पे, और इसी तरह आप फिक्स करके यू कैन गेट अ बेटर आउट ऑफ इट। तो दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एग्जांपल ऑफ how a library level virtualization would work. अब हम बात कर रहे हैं यूजर एप्लीकेशन लेवल पे। चलें देखिए जरा जल्दी से। जी ये तो ज़ाहिर है सिंपलेस्ट है, तो इसमें तो होपफुली कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी। तो यूजर लेवल पे क्या हो रहा है कि आप तमाम एप्लीकेशंस आपकी वर्चुअलाइज हो जाएंगी, ठीक है। और प्रोसेस लेवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीपीयू के लिए हर चीज प्रोसेस होती है ना। तो इवन फॉर गेस्ट ओएस के ऊपर अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन चल रही होंगी तो हर एप्लीकेशन एक नया प्रोसेस जनरेट कर रही होगी गेस्ट ओएस के साथ। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं प्रोसेस लेवल वर्चुअलाइजेशन। ये बात समझ में आती है? ठीक है जी। लेकिन इसके लिए जाहिर है वो जो प्रोसेस है उनके अपने रन टाइम्स होने चाहिए, जब भी वो इसको करवा पाएंगे। एंड हेंस आमतौर पे ये किससे अचीव हो सकता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के जरिए ही ये चीज अचीव की जा सकती है। ऑल गुड जनाब, ऑल गुड। मैं जरा आप लोगों की अटेंडेंस की तस्वीर खींच लूं क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम लोग मौजूद हैं और मुझे ये जवाबदेही करना होती है। So let me get away with this formality. Let's go. ठीक है जी, आई एम डन विद दैट। ओके, यहां तक कोई सवाल जनाब? यहां तक क्लियर है जी? अच्छा, अब जो हमने 5 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़े हैं, मैं वापस उस पिक्चर पे चला जाता हूं। तो 5 पढ़े हमने ना।
इंस्ट्रक्शन लेवल, इंस्ट्रक्शन सेट लेवल एक्चुअली, और हार्डवेयर लेवल, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी। और मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट किस लेयर ने डालना होगा, और मुझे बताइए सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंटेशन की किस लेयर पे होगी। अच्छा सवाल किया वकार, कह रहे हैं अच्छा इम्पैक्ट या बुरा इम्पैक्ट। एक्चुअली जो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा वही बुरा इम्पैक्ट भी डाल पाएगा। नहीं, फॉर व्हाट, चले मैं दोबारा, लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी किस जगह पे होगी, बताइए जरा लिख के। हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो 5 लेवल्स हैं उनमें कहाँ होगी। अच्छा आप ठीक है जी, मोर एक्सेस मींस इट इज हैविंग मोर इम्पैक्ट। ठीक है, यानी कि हायर परफॉर्मेंस आप कहाँ ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ये ज्यादा नंबर ऑफ एक्सेस बताएंगे। एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, ये भी ज्यादा एक्सेस बताएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ ज्यादा है, ये भी हायर नंबर ऑफ एक्सेस बताएंगे। और एप्लीकेशन आइसोलेशन जो है वो भी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, वो भी लोग बताएंगे। इसमें एप्लीकेशन आइसोलेशन तो ऑब्वियस है ना, कि जाहिर एप्लीकेशन लेवल पे मैं फर्क कर सकता हूँ बहुत हद तक एप्लीकेशंस में। और इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी मुझे समझ आती है, और आप लोगों ने भी सही बताया था कि हार्डवेयर लेवल होगी या यूजर लेवल सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आप में से कितने लोग एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आइजा के लेवल पे हाईएस्ट नंबर देने को तैयार हैं, ये है असल सवाल। और आइजा का बिल्कुल बुरा इम्पैक्ट क्यों है हायर परफॉर्मेंस पे, ये है दूसरा सवाल। इस पे क्विज कर लें, सिर्फ ये 2 सवाल हैं भाई, क्विज भी करने हैं ना 6। अब तक एक भी नहीं, एक किया आप लोगों ने, और वो भी अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा कनान को तो ना कभी कुछ नहीं करना होगा, ये ऑलवेज है सर, रहने दे सर, नेक्स्ट टाइम। अच्छा नेक्स्ट टाइम ऐसे बोलते हो कनान जैसे नेक्स्ट टाइम पढ़ गया हो यार। असल में क्वेश्चन मुश्किल है। कर लेते हैं यार ये क्विज, चलें क्विज हो रहा है भाई। अभी फौरन नहीं करना है, अरे अभी नहीं करना है शहबाज साहब, 5:15 मैं आपको छोड़ के जाऊंगा इस क्वेस्ट के साथ, आप 5:30 तक जमा करा दीजिएगा। बल्कि मैं हो सकता है और थोड़ा अर्ली निकल जाऊं, 5 बजे निकल जाऊं, आप 5:30 तक जमा करा दीजिएगा, सही है। ऑलराइट पीपल, अरे इंटरनेट अवेलेबल है यार, किताब अवेलेबल है, आधा घंटा दे रहा हूं, कम ऑन, डोंट बी सो रूड।
हाँ, कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो मैं गूगल पे लिख रहा हूँ, मुझे जरा सब 2-4 मिनट दीजिएगा, फिर आप गूगल क्लासरूम चेक कर लीजिएगा। चलिए जनाब, मैंने आप लोगों को की खिदमत में 2 सवाल बहुत ही मुनासिब से अर्ज कर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, 5 बजे शुरू कर लीजिएगा असाइनमेंट। सिराज साहब कह रहे सर अभी असाइनमेंट मत पोस्ट कीजिएगा, सब लेक्चर छोड़ के उसमें लग जाएंगे। सिराज साहब फिर तो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड के आखिरी सेमेस्टर में कोई फर्क नहीं हुआ था। लेकिन आपने बात सही की थी। चले, अब तो मैंने पोस्ट कर दिया। आप सब लोगों को इजाजत है 5 बजे ये शुरू करने की, और उससे पहले आप लोग मत शुरू कीजिएगा, ये मेरी तरफ से आपको अलाउ नहीं है बिल्कुल। ओके, और अगर आप लोगों ने शुरू किया तो आई विल ऐड 1 क्वेश्चन इन इट। आप बोलेंगे सर आपको पता कैसे चलेगा, तो भाई कोई चीज अल्लाह ताला पे भी छोड़ सकता हूं ना मैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। कैन आई गेट 1 फॉर दिस प्लीज? ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि हाइपरवाइजर या जिसे हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर कहते हैं,
थैंक यू अफान। एक्सप्लेन मोर अबाउट व्हाट बिलाल? आप अपना क्वेश्चन पुट कर दें बिलाल, आई विल रिप्लाई टू दैट। तो बिलाल हमने तो कोई इसके क्वेश्चन आपने अभी देखी क्यों बिलाल? चलो आप पूछ लीजिए क्या सवाल है। अच्छा चले, किसी को और को भी कोई सवाल है तो पूछ लें, लेकिन कोई भी शुरू नहीं करेगा अभी, ओके? अच्छा आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जब मैंने वापस जाके देखा तो और सवाल बेहतर होते जा रहे हैं। चलें, मैं पढ़ देता हूं। पहला सवाल मैंने ये पूछा है कि वाई इंस्ट्रक्शन सेटअप का जो आर्किटेक्चर का लेवल है, जो फर्स्ट लेवल है, वाई ISA लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन हैज लेस इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड हाई इम्पैक्ट ऑन एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसमें ऐसा क्या है कि हम बहुत कम इम्पैक्ट आ रहा है परफॉर्मेंस पे, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है एप्लीकेशन फ्लेक्सिबिलिटी में। रीजनिंग करनी है, यहाँ पे ऐसा क्या है तो ऐसा हो रहा है, किसी और जगह क्यों नहीं हो रहा। और ये बताना है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो अचीव की जा सकती है, जिसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो हार्डवेयर लेवल और OS लेवल से आ रहा है। तो यहाँ ऐसा क्या है और बाकी लेवल्स पे ऐसा क्या नहीं है जिससे आपके परफॉर्मेंस को वहां पे बढ़ाया जा सकता हो। तो क्लियर है जी सवाल? प्लीज 1 प्रेस कर दीजिए ताकि हम अपने लेक्चर पे वापस आ जाए। ठीक, अप्रिशिएट। चलें, ये तो अच्छा ही हुआ बिलाल साहब के सवाल से क्लैरिटी हो गई। उसमें 2 टाइपों से जिससे बिल्कुल मीनिंग बदल रही थी। ठीक हो गया। चलें जी, तो अभी हम हाइपरवाइजर की बात कर रहे हैं और हाइपरवाइजर पे अब अपनी गुफ्तगू को दोबारा शुरू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि उस डायग्राम में भी दिखाया गया था ना कि 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो बेयर मेटल हाइपरवाइजर, किसको कहते हैं कि जी जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर पे सेट कर जाता है ना। और चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया है कि hardware can include any type of thing, so it's almost an operating system level functionality which is required, और इसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू इम्प्लीमेंट। दूसरा होस्टेड हाइपरवाइजर है विच इज मोस्ट कॉमन, और जो एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है और एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स द सेकंड लेयर आफ्टर हार्डवेयर ना। तो इसकी वजह से चीजें नॉर्मली असाइन हो जाती हैं। तो इफ यू कैन हैव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि हार्डवेयर जो होस्ट हार्डवेयर है उस पर डायरेक्टली हाइपरवाइजर चल रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है कि होस्ट हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चल रहे हैं, उसके बाद हाइपरवाइजर काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? ये सब ये बात कर चुके हैं। अच्छा, दिस इज द फेमस जो सबसे पहला आर्किटेक्चर था जो वर्ल्ड वाइड यूज हुआ, वो ज़ेन आर्किटेक्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये डोमेन 0 फॉर कंट्रोल एंड IO, ये चीजें डोमेन 0, 1, 2 का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल ना। ठीक है जी, कि डोमेन 0 पे वो क्या कर लेगा और ज़ेन लाइनक्स क्या करेगा, ज़ेन विंडोज क्या करेगा, लेकिन इसका अपना एक आर्किटेक्चर होता है। ये इसको समझिएगा। तो ये अपनी
टिपिकल चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, जिससे ये कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है, उसको ये डोमेन जीरो बोलता है। बाकी आप इस पे जितने भी फ्लेवर्स इंप्लीमेंट करते चले जाएं वो करता चला जाएगा, लेकिन टू गेट कंट्रोल अवेलेबल टू हिम, ये अपना डोमेन जीरो इंप्लीमेंट करता है, जिसमें कुछ चीज को वो आयो कंट्रोल कर रहा होता है, किसी से वो और चीजें कंट्रोल करके अपना कंट्रोल इंप्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। अब VMware कैन बी अनदर चॉइस, आजकल तो बहुत कॉमन है, बल्कि काफी अरसे से ही कॉमन है, एंड देयर कैन बी अदर चॉइसेस एज वेल। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। इस ज़ेन को आपने देख लेना है पेपर के लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको जरा क्विकली पढ़ लें। चलें जी, ये अगर आपने पढ़ा है तो मुझे एक जुमले का मतलब बताएं। आई एम रीडिंग द फोर्थ लाइन, ठीक है। Zen does not include any device driver natively. It just provides a mechanism by which a guest OS can have direct access to the physical device. क्या मतलब हुआ इसका? ये बहुत ही कारामद बात है। मैं दोबारा कह रहा हूं, फोर्थ लाइन की बात कर रहा हूं मैं। डिवाइस ड्राइवर नहीं दे रहा, बल्कि क्या कह रहे हैं, मैकेनिज्म दे रहा है जिससे गेस्ट ओएस डायरेक्टली फिजिकल डिवाइस को एक्सेस कर जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? देखें, ये गेस्ट ओएस ना डायरेक्टली कर जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस कर जाएगा हार्डवेयर को। ये इसको यहां से किसी चीज का एक्सेस नहीं दे रहा। उससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब आप डिवाइस ड्राइवर के एक्सेस करते हैं तो आप एक प्रोसेसिंग एंगल ऐड करते हैं, तो आप उन्हें इसको एक शॉर्टकट दे दे। तो शॉर्टकट देने की वजह से वीएम को हमने जब भी यूज किया, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है वीएम यूज करने की? वही स्लो है ना यार, वीएम पे यार मर रहा है ना, दैट्स द नॉर्मल वर्ड, राइट। तो जब आपने उसका चैनल शॉर्ट कर दिया, जब आपने उस आईओ के लिए, कंट्रोल के लिए, मेमोरी के लिए आपने उसे शॉर्टर एक्सेस दे दिया, तो उसको फायदा क्या मिलेगा? उसको जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है जी। और दूसरा एक फायदा ये होता है कि वो जो कंट्रोल इंप्लीमेंट होना है, मास्टर कंट्रोल सिस्टम लेवल का, उसको कोई खौफ नहीं होता कि कोई गेस्ट ओएस टेक ओवर कर जाएगा होस्ट ओएस को। तो ये भी एक मसला है ना। तो यहाँ तो होस्ट ओएस की फॉर्म में ज़ेन खुद मौजूद है, तो अगर ज़ेन ओवरटेक हो जाए तो फिर तो फॉर्मल प्रॉपर सिक्योरिटी ब्रीच कैन टेक प्लेस। तो उसका दूसरा फायदा ये होता है कि कंट्रोल उसके हाथ में रहता है, ठीक है जी, और परफॉर्मेंस यूजर के लिए ऑफ कोर्स इंप्रूव हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है? कैन आई गेट अ 2 फॉर दिस प्लीज? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूं आप सिंपली सेकंड वाला बॉक्स पढ़ लें, सिर्फ सेकंड वाला। और मुझे एक्सप्लेन कर दें कि सेकंड वाला खाना क्या कह रहा है।
जी देखिए, आधी बात तो एक्चुअली मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है जी। फर्स्ट 4 लाइंस के भाई वो जो कंट्रोल का ब्लॉक उसका डोमेन 0 का, उससे उसको फायदा मिल जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ब्लॉक 0 कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा भाई? ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड फायदा, आपको चूंकि ब्लॉक 0 कंट्रोल ब्लॉक है, तो उस वजह से आपको अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी परमिशंस को और ऑथराइजेशंस को ग्रांट करने की बजाय आप इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी को अलग कर सकते हैं। ये जुमला अगर आप लोगों को समझ आता है तो कमाल हो जाएगा कि आप इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी को अलग कर सकते हैं। और जितने लोग आईटी मैनेजर है ना, उनके लिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल और पॉलिसी लेवल जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल है वो अलग डिफाइन किया जा सके, और पॉलिसी लेवल डिफाइन करने से इम्प्लीमेंटेशन गवर्न हो जाए। आई डोंट नो I'm making sense to how many of you, but trust me, this is किसी भी सीसो के लिए, किसी भी सीआईओ के लिए ये एक इंतहाई जरूरी चीज होती है। ठीक है, इस हवाले से जो आप लोगों ने जवाब दिए वो सारे ठीक है। अंजला प्लीज लीव द किटन प्लीज। अच्छा जी, हाँ जी। नहीं, मतलब मेरा बात का ये हुआ कि हम पॉलिसी को गवर्न करवा सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन से, और उस जाहिर है डोमेन 0 को तो हमने इम्प्रूव करना ही है, लेकिन उससे हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल को भी सिक्योर करा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ मस्ट थिंग। चलो जी, अब हम आगे बढ़ जाएं भाई। कैन आई हैव अ टू फॉर दिस प्लीज? तो हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अब हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से, हाइपरवाइजर के जरिए हम फुल वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हैं और पैरा वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। यानी कि हाइपरवाइजर या जिसे आप वीएमएम भी बोल सकते हैं, उन दोनों के जरिए दोनों तरह के ही काम किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको जरा सा आप और से पढ़ लीजिए जल्दी से कि इन दोनों में क्या फर्क है। 1 लाइन में जवाब देना है, दोनों में क्या फर्क है। सिर्फ एक लाइन में बता दें जल्दी से। भाई इतना तो इमिजिएटली नजर हमको आ ही रहा है ना कि जो फुल है उसमें जो जो आपका कर्नल है वो क्या काम कर रहा है।
नहीं, उसके फायदे नुकसान तो दोनों जगह हैं बिलाल, ठीक है। तो फुल में क्या है भाई, गैस ओएस की जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा, बाइनरी ट्रांसलेशन में जाते हैं भाई। बाइनरी ट्रांसलेशन वही चीज है जो आइजा लेवल पे होगी, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आइजा के लेवल पे परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। व्हाई, बिकॉज वो इंटरप्रेटर बेस का कन्वर्जन है, और एक इंस्ट्रक्शन, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में सैकड़ों मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन उसको जनरेट करना पड़ जाती हैं, एंड इट इज कम्बरसम, ठीक है भाई। इसकी बजाय जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जो प्रिविलेज मोड आप उसको दे दें और उसको क्या करने दें, मॉडिफाई करवा दें। किसको मॉडिफाई करवा दें, गेस्ट ओएस को। तो जब आप गेस्ट ओएस को मॉडिफाई करवा देंगे तो वो जो जितनी सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली जा रही थी हार्डवेयर पे पहले, वो फुल के मॉडल में वो अब नहीं जाएंगी, और जब वो नहीं जाएंगी तो अब आपने जो पेन लेना था वो गेस्ट कर्नल को मॉडिफाई करने में ले लिया, और अब आपको मशीन वन बाय वन मशीन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई आपको जो यू विल बी एबल टू गेट फास्टर एक्सेस, ठीक है जी। ज़ैन भी ऐसा ही करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, एक डायग्राम देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगी। ये तो हो गई आपकी फुल वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है भाई, जितना भी आप हार्डवेयर है वो तमाम गैस ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली किससे, वर्चुअल लेयर से होते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पे आपके गैस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ चुके हैं, और गैस, मैं एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ, इट गिव्स यू बेटर पिक्चर। एक सेकंड रुकिए। जी, इस डायग्राम को देखिए, अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आएगी। क्लियर हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस डायग्राम? ठीक है ना। अब वो जो पैरामीटराइज, वो जो थी ना इंटरप्रेटर बेस्ड बाइनरी कन्वर्जन, वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उस वजह से हाइपर कॉल्स होंगी आपके पास, और वो मच 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 फास्टर होंगी। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको गैस के कर्नल को मॉडिफाई करना है, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है जी। ओके, चलें। हाउ हु कैन एक्सप्लेन मी दिस? ये उसी बात का कंटिन्यूएशन है जो मैं कह रहा हूं कि आपको कन्वर्जन्स करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी, उसी का वो है। हाँ जी, प्लीज टेल मी। यूजर एप्स तो डायरेक्टली एक्सेस कर रही हैं, उसकी बात नहीं है। हाँ, वो तो जाहिर है। असल में जो रिंग जीरो है ना, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की इंटरप्ट्स है ना, तो वो जो होस्ट
का हार्डवेयर है उससे वीएम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, और ये बाइनरी ट्रांसलेशन हो रही है जिसको मैं रिक्वेस्ट आपको बता रहा था ना कि वो डायरेक्ट होगी। यही चीज आपको इस डायग्राम में होती भी नजर आई कि ये जो ये डायरेक्ट एक्सेस है ना, इसी को रिप्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में, एंड दिस इज मच बेटर डायग्राम। ठीक है, तो वो डायरेक्ट भी कर रही है, होस्ट भी अपने गेस्ट ओएस भी अपने वीएम से कर रहा है, तो दिस डायरेक्ट इज अ क्लर। लेकिन जब हम इसको इस डायग्राम से देखते हैं कि जिसमें हाइपर कॉल्स हैं, तो फिर हाइपर कॉल्स के साथ अब जो आपकी शक्ल बनेगी वो कैसे बनेगी, ये अब क्या नजर आ रहा है आपको? टेल मी दिस कि ठीक है अब तो हाइपर कॉल्स होनी चाहिए ना, ये क्या आ रहा है? देखिए एज सच वो वर्चुअलाइजेशन की लेयर से निकल के डायरेक्ट तो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन अब उसको किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ट्रांसलेशन की जरूरत ना पड़ने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो फास्टर ही हो जाएगा। ठीक है, या फास्टर ही रहेगा कहना मुनासिब है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट और इनको आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इसको भी फिलहाल रहने दें। लेट्स कम टू, इस पे भी हमने बात कर ली है। ये मुख्तलिफ जैन को या VMware के बता रहे हैं कि कौन सा जो है फुली वर्चुअलाइज्ड है, कौन सा पैरावर्चुअलाइज्ड है। नॉट मच इन इट। चलो जी, एक अब स्लाइड पे आते हैं जिसमें वाकई आपको सोचने की जरूरत है। इसको आप और देखिए और बताइए कि इस स्लाइड में क्या बात हो रही है। ये बहुत, ये दिस वुड सम अप ऑल के अंडरलाइंग जो अभी तो जो अंडरलाइंग इश्यूज है ना, ये स्लाइड उस पे गुफ्तगू कर रही है। एड्रेस ट्रांसलेशन, पेज टेबल शेडोइंग और ओवरहेड। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कितनों को क्लियर है एड्रेस ट्रांसलेशन के? यहां किस एड्रेस ट्रांसलेशन की बात हो रही है, जरा ये बताइए। जी, वर्चुअल टू फिजिकल, वेरी नाइस। और कितनों को समझ आ रहा है? ठीक है जी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, चलेंगे मैं क्लियर करता हूँ। एड्रेस ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन जाहिर है वर्चुअल टू फिजिकल, जाहिर है हम स्क्रीन पे जिस चीज को देखते हैं, एक तो वो वर्चुअलाइजेशन है ना कि हमें एक फोल्डर दिख रहा है और उस फोल्डर के अंदर किसी फिजिकल मेमोरी में खालिद का फोल्डर है, कीट का फोल्डर है, उसमें जाके जैसे मेरी मशीन में एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का फोल्डर है, उसमें ये पावर पॉइंट रखी है जो इसको खुली हुई है। तो एक्चुअली जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, वी ऑल नो कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है तो बहरहाल
जिस चीज को ना मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ अगर वो नहीं भी है तो भी आई एम एक्सेसिंग एक्चुअली फिजिकल लोकेशन, लेकिन वो फिजिकल लोकेशन मुझे तो याद नहीं है, वो तो सेक्टर्स की फॉर्म में है, तो वो फिजिकल लोकेशन है। तो मेरे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल लोकेशन याद है और वो उसके टेबल में मौजूद है और उस टेबल से जो मैपिंग है वो मौजूद है। अब यहाँ पे मामला थोड़ा और चैलेंजिंग है मेमोरी का। वो इसलिए चैलेंजिंग है कि यहाँ पे एक ओएस नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे गेस्ट ओएस हो गए हैं और वो जो बहुत सारे वीएम्स हैं यानी कि बहुत सारे कंटेनर्स हैं जिनके अपने अपने गेस्ट ओएस चल रहे हैं, वो गेस्ट जो हैं वो वीएम को ये बता रहे हैं कि भाई मेरे ख्याल में तो ये टेबल यहाँ है, जबकि वो जो टेबल है वो उन सब का वीएमएम को या हाइपरवाइजर को एक अपना टेबल बनाना है, जो यानी कि वो जो फिजिकल जो वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस मैपिंग का एक टेबल होता था वो अब वो मामला टू फोल्ड हो गया, क्योंकि अब ये वर्चुअल टू वर्चुअल कन्वर्जन है पहले और फिर वर्चुअल टू फिजिकल कन्वर्जन है। ये बात कितनों को समझ आई? 5 बताइए। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि पहले वर्चुअल टू वर्चुअल है और उसके बाद फिर वर्चुअल टू फिजिकल है, ठीक है। तो ये वर्चुअल टू फिजिकल और फिजिकल टू वर्चुअल जब मामला होंगे तो उसके बाद वर्चुअल टू वर्चुअल में क्या होगा, वीएम का जो बहुत सारे वीएम चल रहे हैं उनका पहले हाइपरवाइजर पे कन्वर्जन हो गया, फिर ये जो पेज टेबल्स बने इनसे फिर हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल फिजिकल मेमोरी का टेबल निकालेंगे। दैट्स वन, ठीक है। और वीएमएम का काम ही है कि वो उस वो जो इल्यूजन है उसको क्या रखे, उसको बरकरार रखे, उसको खत्म ना होने दे, ठीक है। दैट्स वन। और इसके बाद जो है हमारा मामला वो है पेज, ये टेबल शेडोइंग जो है ना ये यही है। जो पेज टेबल होता था वो तो डायरेक्टली मैप कर लेता था ना वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ पे एक शेडोइंग टेबल चाहिए जो वर्चुअल टू वर्चुअल को भी रख सके, ठीक है, और पेजिंग के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके। कितने लोगों को यही नहीं पता कि भाई पेजिंग क्या होती है? गिव मी वन जिसको यही नहीं पता पेजिंग क्या होती है। कोई बात नहीं, रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो भाई पेजिंग का मामला ऐसा है कि कितने परसेंट चीज को एक्चुअल मेमोरी में लाना है, कितने को फिजिकल लोकेशन पे ही पड़ा रहने देना है। तो पेज टेबल्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि कितनी चीज एक्चुअली मेमोरी में उठ के आनी है और वो फिजिकल लोकेशन से उठ के वर्चुअल मेमोरी में आनी है। तो ये पेज टेबल्स का सारा डेटा आपको अब एक एक्स्ट्रा लेयर पे कंट्रोल करना है, क्योंकि बीच में वीएम मौजूद है। तो वो 2 लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रही हैं। पहले वीएम का वीएमएम से लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और फिर वीएमएम का एक्चुअल फिजिकल मेमोरी से लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है जी। आखिरी बात हो गई ओवरहेड्स, ठीक है। तो वो तो वी ऑल नो कि वीएम स्लो इसीलिए तो होते हैं कि हर ऑपरेशन ट्वाइस करवाना पड़ रहा है, तो दैट ऑटोमेटिकली मेक्स इट स्लोअर, ठीक है जी। और इसकी वजह से ना सिर्फ स्लोअर होते हैं बल्कि वो मेमोरी का भी बहुत हिस्सा खाने लगते हैं। तो आपने देखा होगा वीएम को यूज करना शुरू करो, थोड़ा से डेटा के बाद वो हैवी हो जाता है। किसने ये चीज एक्सपीरियंस किया एक्चुअली, तो वो वाकईतन ये बताएगा कि वीएम को थोड़ा यूज करो, डेटा जैसे ही थोड़ा इसमें आए वो मतलब एक्सपोनेंशियली परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे जाता है। आज आपको उसकी रीजन समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? कैन आई गेट अ 5 फॉर दिस स्लाइड प्लीज? भाई 5 ही नहीं आए तो आगे कैसे बढ़े आदमी, ये बताओ तुम लोग।
ठीक है, ये सही कह रहे हैं आप, तो सब एग्री टू दैट। चले जी, अब थोड़ी सी बात आयु की कर लेते हैं। किन साहब को फिक्र हो रही थी, हमजा को फिक्र हो रही थी आयु की, है ना? भाई आयु का क्या होगा, सही बात है। ठीक है जी, हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस डायग्राम? अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना कि आयो के लिए यू नीड मेमोरी। कैन आई हैव वन फॉर दिस? ये बात सबको पता है कि आयो के लिए यू नीड मेमोरी। ऐसा ना होना कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही कुछ ले रहे हो। देखिए जी, जब भी हम आयो करते हैं तो हम डायरेक्टली वी आर नॉट श्योर ना कि जिस वक्त हम आयो कर रहे हैं उस वक्त सीपीयू हमें इमीडिएटली मिल जाएगा, क्योंकि हम तो अब मल्टी कोर मल्टीटास्किंग बेस्ड मशीन्स को हैंडल कर रहे हैं। तो और जब सिंगल कोर थी उस वक्त भी हमें नहीं श्योर होता था, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो रही होती थी। तो इस वजह से हमें दोनों जगहों पे, इनपुट आउटपुट दोनों जगहों पे, वी नीड मेमोरी टू होल्ड ऑन टू द थिंग्स। ठीक है जी। तो उसके लिए जब भी जो भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसके अपने गेस्ट डिवाइस ड्राइवर्स होंगे। अच्छा, हम ये बता चुके हैं कि ज़ेन का कमाल क्या है कि वो डिवाइस ड्राइवर्स नहीं देता, वो डायरेक्ट हाइपरवाइजर की कॉल्स के जरिए काम करा लेता है, तो इट इज फास्ट। लेकिन वो फास्ट इसलिए हो रहा है कि उसके पास अपनी मेमोरी है इन सारी चीजों को होल्ड करने की। ठीक है, इफ नॉट दैट तो फिर आपको रियल डिवाइस से जो वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर तक का सफर है उसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपको ना सिर्फ वर्चुअल डिवाइस को इमुलेट करना है कि जी हाँ जी हम वैसे ही बात कर रहे हैं, मैं वही हूँ, मैं एक्चुअल हूँ, जबकि आप एक्चुअल नहीं है। जो डिवाइस ड्राइवर है वो तो बात करता है हार्डवेयर से, अब आप बीच में सॉफ्टवेयर है और आप उसको बोलने में हार्डवेयर हूँ। ठीक है, और आप हार्डवेयर भी वही वाला हूँ जिसके तुम डिवाइस ड्राइवर हो। तो वो बोलेगा अच्छा अगर तुम वही वाले हो तो मुझे इस तरह जवाब दो, तो आपको उस तरह जवाब देना है। अब ये जो मैंने सारी उर्दू के 5 वर्ड बोले ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इमुलेट्स दी वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, आईओ एड्रेसेस को हैंडल करना है, फिजिकल डिवाइस में डालना है, मल्टीप्लेक्सेस करना है, ये सारे जो काम हैं ये क्या करना है आपने एज अ शोमैन, एज अ शोमैन खड़ा होना है और वर्चुअलाइज करना है। जिस तरह एक मैजिशियन अपनी टोपी से कबूतर निकाल के दिखाता है ना, बिल्कुल उसी तरह ये डिवाइस ड्राइवर को आपने क्या करना है, यू नीड टू मेक दैट बिलीव दैट आई एम द रियल डिवाइस। उसमें आपको मेमोरी को भी यूज करना पड़ेगा, आपको आईओ एड्रेसेस की हैंडलिंग भी करना पड़ेगी, और फिजिकल डिवाइस की जिस तरह की लोकेशंस हैं उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है जी? बहुत आराम से चल रहा है कोर्स, कोई टेंशन वाली बात अब तक नहीं आई है। आगे आ जाए, जल्दी से पढ़ लें कंक्लूजन, ये वाला हिस्सा खत्म करें फिर हम 3.2 पे आते हैं, 3.3 पे। ऑफ कोर्स इट मेक्स सिस्टम स्लो। आयो तो असली सिस्टम को मार देती है सर, ये तो फिर भी है बेचारा आपका। चले जी, पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड, या मैं पूछूं सवाल? एक और सवाल मैंने क्विज में बढ़ा दिया है।
लेकिन क्विज दे, जिसने अपने हाथ से क्विज दिया उसको बहुत फायदा होगा, ये आई कैन गारंटी यू दैट। आप लोग अभी से क्विज तो नहीं कर रहे? अभी से तैयारी करके रख लिए ना, जब भी कोई बात नहीं कर रहा आज, हर आदमी कह रहा भाई खामोशी से लेक्चर तो पता नहीं सुन रहा हूँ नहीं सुन रहा, लेकिन कुछ और जरूर चल रहा है। फाइनली बिलाल साहब ने सवाल कर ही लिया। आप दोनों का जवाब दे रहा हूं मैं, एहसन और बिलाल, सवाल वैलिड है। एक सेकंड से वेट कीजिए। जी जनाब, क्या सवाल है? मैं वापस देख लेता हूँ। ओके,
सवाल है जनाब पहला, ठीक है शहबाज, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले लास्ट पॉइंट था कि जनाब हाँ चराचा आपने बताया था, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैंने क्विज का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एक सवाल ऐड किया है, ठीक है। तो आप लोग आराम से 5:40 तक जमा करा दीजिएगा। 5:40 के, बल्कि 5:30 पे क्लोज हो रहा है तो आप 10 मिनट पहले शुरू कर लें, ठीक है ना, 5:30 पे नहीं हो पाएगा। और अभी 4:50 हो ही गए हैं, तो यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट, ठीक है। बाकी जिन लोगों का सवाल जवाब है उनको मैं सवाल जवाब कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना क्विज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मशवरे नहीं चाहिए, ठीक है, कह रहा हूँ शुरू कर लें। 40 मिनट्स करना क्या यार, इंटरनेट पे देखना है तो अपने अल्फाज में थोड़ा सा ट्यून करके लिख देना है। सबसे पहले सवाल था जनाब इनका बिलाल का कि आई वर्चुअलाइजेशन डिफिकल्ट क्यों है। जी सबसे ज्यादा काम आई वर्चुअलाइजेशन में करना पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ हार्डवेयर मैपिंग नहीं होती, इसमें पूरे प्रोसेस को इमुलेट करना होता है। और वो इमुलेशन जो है, चूंकि आईओ कैन बी ऑफ एनी टाइप और वो कैन बी एनी ड्राइवर, तो आपने यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द हार्डवेयर, ठीक है। नहीं सवाल ऐसे नहीं है बिलाल, दिस इज वर्केबल टिल 5, प्लीज डोंट पुश मी, थैंक यू। अच्छा यार अगर 5:30 के बाद भी जमा कर दोगे तो मैं क्या रोक सकता हूँ? कम ऑन, गिव योर बेस्ट शॉट, उससे आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ता रहे, ठीक है, लेकिन जमा तो सब कराएंगे ना, गिव योर बेस्ट शॉट, है ना, ऐसा है ना, ठीक है। तो आयो वर्चुअलाइजेशन इसमें कोई शक नहीं है, ड्यू टू सो मेनी टाइप्स ऑफ वेंडर्स और फिर उनके जो ड्राइवर्स हैं और उसमें जिस लेवल, उसमें मेमोरी भी इन्वॉल्व है, उसमें एड्रेसिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें इमुलेशन भी इन्वॉल्व है, सो इट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट। दूसरी जवाब क्या था जनाब? सीपीयू मींस प्रोसेस, कहाँ पे है सीपीयू? जी जी प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है आपने। शहबाज साहब का सवाल था इफ यूजर्स नीड्स टू एक्सेस हार्डवेयर रिसोर्स एट द सेम टाइम दे विल डू इट, और वीमवेयर जो है वो उन्हें क्या करेगा, अगर हार्डवेयर रिसोर्स मल्टी कोर है तो वो अभी आगे आगे बात आएगी मल्टी कोर को कैसे वर्चुअलाइज करना है। तो हार्डवेयर रिसोर्स, शहबाज साहब अगर हार्डवेयर रिसोर्स वो है मल्टी कोर है तो एक ही वक्त में सबको मिल जाएंगे, वरना फिर मल्टी टास्किंग के जरिए टाइम शेयरिंग करेंगे। तो यही 3 सवाल थे, ये हो गए हैं आंसर, आप लोग अब अपना क्वेश्चन शुरू कर दें, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन पीपल? सबने एक दफा सवाल पढ़ लिया है, कोई मसला कोई चीज एनीथिंग? और प्लीज खुद से करिएगा ये सवाल, इसके आपको बहुत दूर रस नताइज होंगे। ऑलराइट, टेक गुड केयर पीपल। Allah Hafiz. Best of luck for the quiz.